हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 8वां लेक्चर है। एटीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था 3 टॉपिक्स के बारे में। एक तो हमने बात की थी एटीट्यूड की मीनिंग के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के बारे में और तीसरा हमने बात की थी एटीट्यूड के फंक्शंस के बारे में। एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड इज एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी थॉट अबाउट इज नोन एज एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा परसेप्शन है, ये जो हमारा ओरिएंटेशन है, ये 3 तरीके का हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और एम्बिवेलेंट हो सकता है। इसके बाद हमने बात की थी एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के बारे में और एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बात की जाती है कॉग्निटिव कंपोनेंट के बारे में, दूसरे नंबर पे बात की जाती है अफेक्टिव कंपोनेंट के बारे में और तीसरे नंबर पे बात की जाती है बिहेवियरल टेंडेंसी के बारे में। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड हैं, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को एबीसी मॉडल या फिर कैब मॉडल भी बुलाया जाता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड के बारे में और हमने 4 फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से 4 फंक्शंस के बारे में पढ़ा था? एक तो हमने बात की थी नीड फंक्शन के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था नॉलेज फंक्शन के बारे में, तीसरा हमने बात की थी ईगो डिफेंसिव फंक्शन के बारे में और चौथा हमने पढ़ा था वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन के बारे में। ये जो 4 फंक्शंस हैं, ये किसने दिए थे? ये दिए थे डेनियल कैट्स ने। इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में कर ली थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स के बारे में। देखो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। ये जो एटीट्यूड्स देखने को मिलते हैं, ये फॉर्म किस तरीके से होते हैं और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है। ये जो एटीट्यूड्स का फॉर्मेशन है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको मोटे मोटे तौर पे हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देख रहे हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? सबसे पहले बात की जाती है सोशल फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात की जाती है सोशल फैक्टर्स के बारे में और सोशल फैक्टर्स के अंदर 3 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। सोशल फैक्टर्स के अंदर 3 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बात की जाती है रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ फैमिली एंड रोल ऑफ फ्रेंड्स के बारे में। और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है, हमारे एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में हमारी फैमिली और फ्रेंड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है, उसको शेप करती है फैमिली, उसको शेप करते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो फैमिली और ये जो फ्रेंड्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में। अच्छा, ये जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, ये जो फैमिली का ग्रुप होता है, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको बुलाया जाता है प्राइमरी ग्रुप्स। इनको क्या बुलाया जाता है? इनको बुलाया जाता है प्राइमरी ग्रुप्स। अब खुद ही सोच के देखो, ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, ये फॉर्मल होते हैं या फिर ये इनफॉर्मल होते हैं? बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, दे आर इनफॉर्मल इन नेचर। ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, ये लंबे चौड़े होते हैं या छोटे छोटे होते हैं? आपकी जो फैमिली है, वो एक छोटा सा ग्रुप है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज। ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, इनमें जो रिलेशंस देखने को मिलते हैं, वो इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं या फिर वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं? और ये हमें समझ में आता है, ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, इनमें जो रिलेशंस देखने को मिलते हैं, वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो
इमोशनल रिलेशंस होते हैं। और ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, ये जो हमारी फैमिली है, ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं, इनका हमारे एटीट्यूड्स को फॉर्म करने में, शेप करने में रोल छोटा-मोटा है या बहुत तगड़ा रोल है। और हमें समझ में आता है कि बहुत तगड़ा रोल है। तो ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, इनका बहुत हाई इम्पैक्ट, बहुत हाई इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सोशल फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में, प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में। ये जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, दे आर इनफॉर्मल इन नेचर। ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज। ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, इनमें जो रिलेशंस देखने को मिलते हैं, वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। और ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, इनका हमारे ऊपर बहुत हैवी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा बात की जाती है सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में। सेकेंडरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स फॉर एग्जांपल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सोसाइटी के अंदर आपका हो सकता है एक कॉलोनी का ग्रुप हो। आप जिस कॉलोनी में रहते हो, वो एक ग्रुप फॉर्म करती है, लेकिन आपकी कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या सभी लोगों के साथ में आपका रिलेशन होता है? क्या सभी लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन होता है? नहीं होता है, लेकिन आप एक ग्रुप का हिस्सा हो। ये जो कॉलोनी है, ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी ग्रुप का। या फिर आपका वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस पे मान लेते हैं 200 लोग हैं। आपके वर्क प्लेस पे दो चार लोग ऐसे होंगे जिनसे आपकी गहरी दोस्ती होगी। ये जो दो चार लोग हैं, ये बन जाएंगे आपका प्राइमरी ग्रुप। आपके पूरे वर्क प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में आपका इंटरेक्शन होगा, जिनके साथ में आपकी बातचीत होगी। और बाकी के जो लोग हैं, उनको आप जानते भी नहीं हो, उनका नाम भी आपको नहीं पता है, उनसे आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन आप एक ग्रुप का हिस्सा हो। तो ये जो वर्क प्लेस है, ये भी एग्जाम्पल है सेकेंडरी ग्रुप का। इसमें इनफैक्ट हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज है, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कॉलेज में आपके 4-5 क्लोज फ्रेंड्स होते हैं और वो बन जाते हैं प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा। उसके बाद कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 बच्चे ऐसे होंगे, 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ में आपका इंटरेक्शन होगा, जिनके साथ में आपकी बातचीत होगी। लेकिन कॉलेज में 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आप जानते हो? कितने ऐसे बच्चे हैं कि अगर वो कॉलेज के बाहर कहीं आपको मिल गए तो आप पहचान लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चे। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक तरीके से सेकेंडरी ग्रुप का हिस्सा होता है। आप खुद ही सोच के देखो, ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, दे आर फॉर्मल इन नेचर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंडरी ग्रुप जो है, दे आर फॉर्मल इन नेचर। ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, ये बड़े होते हैं या छोटे मोटे होते हैं? ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं और ये बड़े भी हो सकते हैं। ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, इनमें जो रिलेशंस देखने को मिलते हैं, वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड होता है या फिर वो शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। बहुत सिंपल सी बात है। ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स में रिलेशंस देखने को मिलते हैं, ये शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके वर्क प्लेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 लोगों से बात करते हो, कभी कभार इंटरेक्ट करते हो। ये जो 30-40 लोग हैं, इनमें से किसी एक का ट्रांसफर हो जाए या इमेजिन करो आपका ट्रांसफर हो जाए, तो ये जो 30-40 लोग हैं, इनमें से दो चार लोग ऐसे होंगे जिनके टच में आप रहोगे। और वो जो दो चार लोग हैं, वो हिस्सा बन जाएंगे प्राइमरी ग्रुप का। बाकी के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो रिलेशन है, वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है कि जब तक काम है तब तक बातचीत हो रही है, काम खत्म, बातचीत बंद। ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, इनका रोल हमारे एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में कम होता है या ज़्यादा होता है? कंपैरेटिवली अगर बात करें,
तो ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, इनका जो रोल होता है हमारे एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में, वो सिग्निफिकेंटली कम होता है। इजी और सिंपल सी बात है। सेकेंडरी ग्रुप्स आर फॉर्मल इन नेचर। ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं। ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, इनमें जो रिलेशंस देखने को मिलते हैं वो शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। और ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, इनका रोल हमारे एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। और तीसरा फैक्टर है द रोल ऑफ कल्चर। और हमारा जो कल्चर होता है वो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदू फैमिली में पैदा हो गए तो आपके एटीट्यूड्स एक तरीके के होंगे। आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए तो आपके एटीट्यूड्स दूसरे तरीके के होंगे। आप सिख फैमिली में पैदा हो गए तो आपके जो एटीट्यूड्स हैं वो अलग तरीके के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे सस्ता एग्जाम्पल है नॉन वेज। अगर आप सिख फैमिली में पैदा हुए हो, अगर आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हो, तो नॉनवेज के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप हिंदू फैमिली में पैदा हो गए हो तो चांसेस हैं कि नॉनवेज के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोशल फैक्टर्स के बारे में। और सोशल फैक्टर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं तीन फैक्टर्स के बारे में। ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इनको साथ के साथ दिमाग में बिठाओ। सबसे पहले हमने बात की प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में, जिसके अंदर बात की जाती है रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में। ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं दे आर इनफॉर्मल इन नेचर। ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं दे आर स्मॉल इन साइज। प्राइमरी ग्रुप्स में जो रिलेशंस देखने मिलते हैं वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। और ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं इनका हमारे ऊपर बहुत हाई इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा, हमने बात की सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में। ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं दे आर फॉर्मल इन नेचर। ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स में जो रिलेशंस देखने को मिलते हैं वो बेस्ड होते हैं शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर। और सेकेंडरी ग्रुप्स का जो रोल है हमारे एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में वो प्राइमरी ग्रुप्स के कंपैरिजन में बेहद कम होता है। और तीसरा, हमने बात की रोल ऑफ कल्चर के बारे में। अब बात आती है दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में। और दूसरे क्लासिफिकेशन के तहत बात की जाती है लर्निंग फैक्टर्स के बारे में। और ये जो लर्निंग फैक्टर्स हैं इनके तहत बात की जाती है चार मॉडल्स के बारे में। कौन कौन से चार मॉडल्स हैं? सबसे पहले बात की जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल, क्लासिकल कंडीशनिंग कह लो या फिर आप इसको पावलोवियन कंडीशनिंग भी बुला सकते हो। बेसिकली इवान पावलोव ने ये मॉडल दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल, इसलिए इसको पावलोवियन कंडीशनिंग भी बुलाया जाता है। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग को समझने से पहले एक टर्म को समझो। एक टर्म होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगर, कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगर, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको स्टिमुलाई या स्टिमुलस बुलाया जाता है। ये जो स्टिमुलाई होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव स्टिमुलाई। पॉजिटिव स्टिमुलाई का मतलब ऐसा स्टिमुलाई जो कि हमारे अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। कोई भी ऐसा एक्सटर्नल ट्रिगर जो कि हमारे अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करता है उसको बुलाया जाता है पॉजिटिव स्टिमुलाई। और दूसरा होता है न्यूट्रल स्टिमुलाई। दूसरा होता है न्यूट्रल स्टिमुलाई। ऐसा एक्सटर्नल ट्रिगर जो कि हमारे अंदर
कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता है, उसको बुलाया जाता है न्यूट्रल स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉजिटिव स्टिमुलाई की बात करें तो फूड। जैसे ही हम अपने मनपसंद खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, सलाइवा आने लगता है। ये जो फूड है ये क्या है? ये पॉजिटिव स्टिमुलाई है। ये हमारे अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। और अगर बात करें न्यूट्रल स्टिमुलाई के बारे में, तो एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हैं बेल के बारे में। आपके घर के बाहर एक बेल लगी हुई है। जब वो बेल बजती है तो आप उठ के जाते हो, गेट खोल देते हो, लेकिन उससे आपके अंदर एज सच कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है। तो ये जो बेल है, ये एग्जाम्पल है न्यूट्रल स्टिमुलाई का। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोव क्या कह रहे हैं? पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग्स के ऊपर, और उस एक्सपेरिमेंट के तहत डॉग्स को एक तरीके से कंडीशन किया गया, एक तरीके से ट्रेन किया गया। और पावलोव ने क्या ऑब्जर्व किया? हो क्या रहा था? मान लेते हैं आपके पास में एक पेट डॉग है। ये पावलोव का एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको थोड़ा सा ट्विक करके सुना रहा हूँ। आपके घर में एक डॉग है, और मान लेते हैं कि ये बहुत ही आलसी डॉग है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आ रहे हो जा रहे हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इतना आलसी है कि कल को चोर आ जाए तो ये उठेगा और खुद जाके बोलेगा कि भैया मेहनत मत करो, वहां पे है तिजोरी, वहां से चोरी कर लो। इतना आलसी डॉग है। आप रोज शाम को ऑफिस से आते हो, बेल बजाते हो, घर के अंदर एंटर करते हो और अपना काम करते हो, सो जाते हो। इस कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब आपने क्या करने की शुरुआत करी? अब आप बेल बजाते हो, घर के अंदर आते हो, और आते ही इस कुत्ते को एक बिस्किट डालते हो, वो वाला बिस्किट जो कि इसको बेहद पसंद है। धीरे धीरे क्या होने लगेगा? धीरे धीरे आप जैसे ही आओगे, आप जैसे ही एंटर करोगे, आपके हाथ में जैसे ही इसको बिस्किट दिखाई देगा, इसके मुंह में पानी आने लगेगा, इसके मुंह में सलाइवा आने लगेगा, इसके मुंह से लार टपकने लगेगी। ये जो डॉग है, इसके लिए ये जो फूड है, ये जो बिस्किट है, ये कैसा स्टिमुलाई है? ये पॉजिटिव स्टिमुलाई है। धीरे धीरे क्या हुआ कि आपने बेल बजाई, आप अंदर आए, और जैसे ही आप अंदर आओगे, ये कुत्ता पागल हो जाएगा, पूंछ हिलाने लगेगा, आगे पीछे घूमने लगेगा, कूदने लगेगा, आपकी छाती पे पैर रख लेगा और बोलेगा कि लाओ भाई बिस्किट खिलाओ। ये जो फूड है, इसके अंदर पॉजिटिव स्टिमुलाई डेवलप कर रहा है, जनरेट कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद क्या होगा कि जैसे ही बेल बजेगी, जैसे ही आप बेल बजाओगे, वैसे ही ये कुत्ता पागल हो जाएगा। अगले 10 सेकंड तक ये नाचेगा, इसके मुंह में पानी आएगा, लार टपकेगी, इंतजार करेगा कि आप जल्दी से अंदर आओ। और जैसे ही आप अंदर आओगे, आपकी छाती पे पैर रख लेगा और बोलेगा कि लाओ बिस्किट दो। हो क्या रहा है? ये जो बेल है, ये बेल जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलाई हुआ करती थी। बेल से कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा था। पहले जब इस कुत्ते को आप बिस्किट डालते थे, तो ये जो फूड है, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट करता था, ये पॉजिटिव स्टिमुलाई है। ये जो फूड है, इसको देख के इसके मुंह में लार आती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके दिमाग में कंडीशनिंग हो गई। और कंडीशनिंग कैसे हुई? कि बेल बजती है, आप आते हो और आप बिस्किट खिलाते हो। तो अब जब भी बेल बजेगी, ये जो कुत्ता है, इसके मुंह में लार आने लगेगी, इसके मुंह में पानी आने लगेगा। बिकॉज इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? इसकी एक्सपेक्टेशन है कि अब आप आओगे और बिस्किट खिलाओगे। और यही है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा है कि ये जो बेल है, जो कि पहले न्यूट्रल स्टिमुलाई थी, अब यही बेल जो है वो पॉजिटिव स्टिमुलाई में कन्वर्ट हो गई है। पावलोव का ये जो मॉडल मॉडल है, ये बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से आप बच्चों को, आप जानवरों को कंडीशन कर सकते हो, और उनका जो एटीट्यूड है उसको शेप कर सकते हो, उसको फॉर्म कर सकते हो। जैसे इस केस में बैल के प्रति डॉग का जो एटीट्यूड है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल।
दूसरा मॉडल इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मॉडल है इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बुलाया जाता है। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बुलाया जाता है और बेहद सिंपल है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का मतलब क्या है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसके बारे में जब हमने पढ़ा था एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, तो हमने इसके बारे में भी बात की थी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का मतलब बेसिकली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू भी बच्चों को कंडीशन किया जा सकता है, बच्चों की जो एटीट्यूड्स हैं उनको शेप किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 30 बच्चों की क्लास है, मैडम ने होमवर्क दिया, बच्चे होमवर्क करके लेके नहीं आ रहे, तो अगले दिन मैडम ने क्या बोला कि जो भी बच्चा होमवर्क करके लाएगा उसको एक एक चॉकलेट मिलेगी और उसको हाथ पे स्टार मिलेगा। ये जो 30 बच्चे हैं ये दौड़े दौड़े जाएंगे घर, और घर जाके मम्मी को बोलेंगे, मम्मी मम्मी मेरा काम करवाओ, जल्दी जल्दी मेरा काम करवाओ, मैं अपना काम कर लूँ। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में क्या है कि अगर काम किया तो मैडम चॉकलेट देगी और मैडम स्टार भी बनाएगी, और मैडम इसके लिए भगवान है। ये क्या है? ये रिवॉर्ड है। इस रिवॉर्ड के लालच में ये जो 30 बच्चे हैं इनमें से लगभग 20-25 बच्चे काम कर लेंगे। जो 5 बच्चे बचे हुए हैं जिनको रिवॉर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़े बढ़िया बच्चे हैं, ये होते हैं सुंदर बच्चे। ये कद्दू टाइप के बच्चे नहीं होते हैं कि मैडम ने बोला चॉकलेट देंगे और काम करने बैठ जाए। ये अपने से जीते हैं। अब इनके लिए मैडम क्या करेगी? इनके लिए मैडम निकालेगी डंडा, स्केल, और एक हाथ को ढंग से पीटेगी। एक हाथ पिट गया, बाकी 4 के लिए एग्जाम्पल सेट हो गया। ये जो बाकी 4 हैं ये ऑटोमेटिकली पनिशमेंट के डर से काम करने की शुरुआत कर देंगे। तो ये है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मॉडल। होपफुली आपको समझ में होगा, इससे पहले भी हमने बात की है। तीसरा है इवेल्युएटिव कंडीशनिंग मॉडल। तीसरा है इवेल्युएटिव कंडीशनिंग मॉडल। बेहद सिंपल। इमेजिन करो, आप कॉलेज को पास आउट करके निकल गए हो, और कॉलेज में आपने अपने दोस्तों के साथ में खूब नाइट आउट किए हैं, खूब मस्ती मारी है, खूब आप घूमते हो, खूब आपने मजे मारे हैं। लेकिन जब भी आप अपने दोस्तों के साथ में नाइट आउट कर रहे थे, किसी ट्रिप पे जा रहे थे, तो आपने एक गाना बजाया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया। ये गाना आपने खूब सुना अपने दोस्तों के साथ में। अब आप कॉलेज से निकल गए हो, 2-3 साल हो गए हैं। अब जब भी आप ये गाना सुनोगे तो आपके अंदर एक हैप्पी फीलिंग जनरेट होगी, आपके अंदर अपने दोस्तों की याद जनरेट होगी। इस गाने के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मोहब्बत करते हो और उनके साथ आप पहली बार ताजमहल घूमने गए, पहली डेट ही आपकी ताजमहल पे हुई। अब ताजमहल के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज आपकी एक जो अच्छी मेमोरी है वो उस चीज़ से, उस जगह से जुड़ी हुई है। और यही है इवेल्युएटिव कंडीशनिंग। बेसिकली हमारे लाइफ में जब कोई अच्छे मूवमेंट्स होते हैं या फिर कोई खराब मूवमेंट्स होते हैं, तो उन मोमेंट्स में जो अच्छी चीज़ें या जो खराब चीज़ें रिलेट करती हैं हमारे साथ में, उनके प्रति हमारा जो एटीट्यूड होता है वो अच्छा या फिर खराब हो जाता है। इसको बोला जाता है इवेल्युएटिव कंडीशनिंग। और चौथा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। चौथा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब बच्चे जो है वो देख के सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मम्मी है, अपने बच्चों को ज्ञान दे रही है कि बेटा हेल्दी खाया करो, बेटा ये ब्रेड वगैरह, ये चाउमीन वगैरह,
ये मैगी वगैरह या ये जितने भी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा हैं, इनको मत खाया करो। ये सेहत के लिए ख़राब होते हैं। और साथ में पिज़्ज़ा खा रही हैं। ये बच्चा क्या बोलेगा कि यार बड़ा स्कैम चल रहा है। खुद पिज़्ज़ा खाई जा रही हैं और मेरे को बोल रही हैं कि हेल्थ ख़राब होती है। मैं भी एक बार हेल्थ ख़राब ही कर लेता हूँ। और इनकी इतनी हेल्थ ख़राब हो गई, तभी भी 50 साल की हो गई, तो कम से कम 50 साल तो मैं जी लूँगा। ये क्या है? ये ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग है। बच्चे जो हैं, वो देख के सीखते हैं। तो दूसरा फैक्टर है लर्निंग फैक्टर्स। और लर्निंग फैक्टर्स के अंदर हमने एक तो बात की क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, दूसरा हमने बात की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में, तीसरा हमने पढ़ा इवैल्यूएटिव कंडीशनिंग के बारे में, और चौथा हमने बात की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अदर फैक्टर्स। तीसरे नंबर पे आते हैं अदर फैक्टर्स। और ये जो अदर फैक्टर्स हैं, इनके अंदर सबसे पहले बात की जाती है यूटिलिटेरियन नीड के बारे में। यूटिलिटेरियन नीड के बारे में पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इसके बारे में। बेसिकली हम क्या चाहते हैं? बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा जो प्लेजर है वो मैक्सिमाइज हो जाए। हमारा जो प्लेजर है वो मैक्सिमाइज हो जाए और हमारा जो पेन है वो मिनिमाइज हो जाए। ऐसी चीज़ें जो कि हमारे प्लेजर को बढ़ाती हैं और पेन को कम करती हैं, उनके प्रति हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। और ऐसी चीज़ें जो कि हमारे प्लेजर को कम करती हैं और पेन को बढ़ाती हैं, उनके प्रति हम नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। तो एक तो यूटिलिटेरियन नीड, दूसरा इसके अंदर बात की जाती है रोल ऑफ वंस इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सपोज करो आपका इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू लेवल उतना है ही नहीं कि आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। आपको मजा ही आर्ट्स में आ रहा है, आपका दिमाग ही उतना चलता है, तो मैथ्स के प्रति आप कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लोगे? बट ऑब्वियस सी बात है, आपका इंटेलिजेंस लेवल उतना है कि आप मैथ्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं कर सकते हो। कोई हाई आईक्यू वाला इंसान है, वो नेचुरली मैथ्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपका इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, वो भी रोल प्ले करता है आपके एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में। और इंटेलिजेंस के अलावा आपका इंटरेस्ट क्या है? आपको इंटरेस्ट आता है स्टेज पे काम करने में, और आपने शुरू कर दिया कोई बहुत ही गंभीर काम, जैसे बिजनेस करना शुरू कर दिया या पढ़ाना शुरू कर दिया, आपको मजा ही नहीं आएगा। आपको मजा आता है डांस करने में। अब डांस के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर बात करें, तो आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जैसे आपकी एज क्या है, एज का एग्जांपल अगर लें, बचपन में जब आप 5-7 साल के हुआ करते थे, तो आपकी मम्मी आपको फ्रॉक पहना देती थी, और उस फ्रॉक में भी आप हवाएं उड़ते थे, आपको खुशी होती थी। अब पहन के देखो, अब नहीं पहन सकते हो। एज, बिकॉज अब आपको समझ आ गई, आपको पता चल गया कि भाई फ्रॉक में बहुत ही ज़्यादा कद्दू लगूंगा, दूर रहो। तो एज के साथ में बहुत सारी चीज़ों के प्रति हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। जेंडर की अगर बात करें, जेंडर लड़का है, लड़की है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, इनके जेंडर के हिसाब से भी एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं। सोसाइटी कंडीशन करती है हमें, और उस कंडीशनिंग के हिसाब से हमारी जो एटीट्यूड्स हैं वो फॉर्म होता है। या फिर हेल्थ कंडीशन, और ये तो मेरा पर्सनल एग्जांपल है। लगभग 1.5-2 साल पहले तक मैं बड़ा हेल्दी होता था, 80 केजीज ऑफ वेट,
और बड़ा हेल्दी और कॉन्शियस भी था। वर्कआउट करने का बड़ा शौक था मुझे, हेल्थ कॉन्शियस था, लेकिन डाइट कॉन्शियस नहीं था। और लगभग 1.5-2 साल पहले मेरे को एक ऑटो इम्यून डिजीज हुई, उसकी वजह से वेट ड्रॉप हुआ। और अब मैं डाइट के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, वर्कआउट के प्रति उतना नहीं हूँ, वर्कआउट तो करता ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ, डाइट के प्रति हूँ। तो आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में। इसके अलावा एक चौथी चीज़ और हम कंसिडर कर सकते हैं, और वो चौथी चीज़ क्या है? वो चौथी चीज़ है रोल ऑफ मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट्स। रोल ऑफ मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं शाहरुख खान है, मान लेते हैं अजय देवगन है, दोनों ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज हैं। अब अगर शाहरुख खान और अजय देवगन बात कर रहे हैं विमल केसरी के बारे में, तो बहुत सारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस होंगे और विमल खरीदेंगे और खाएंगे। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी आ रही है और बोल रही है कि ये तेल बहुत अच्छा है, या ये क्रीम बहुत अच्छी है, या फिर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो जो लोग होते हैं उस प्रोडक्ट के प्रति, उस क्रीम के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स के केस में। फॉर एग्जांपल, अमिताभ बच्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा पोलियो को इरेडिकेट करने में, 2 बूंद जिंदगी की। इतने इन्फ्लुएंशियल है वो कि लोगों ने लिटरली उनकी बात को माना, और इवेंचुअली हमारे कंट्री से जो पोलियो है वो इरेडिकेट हो गई। तो ये जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज होते हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दूसरा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ये जो मीडिया है, ये हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा है, हालांकि कोई भी हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हमें किसी क्रेडिबल सोर्स से मिल रही है, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो सिग्निफिकेंटली चेंज होता है, वो सिग्निफिकेंटली शेप होता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कल को किसी चीज़ के बारे में आके बोलें, किसी नेशन के बारे में आके बोलें कि ये नेशन हमारा दोस्त है और ये दूसरा नेशन हमारा दुश्मन है, उस नेशन के प्रति हमारा एटीट्यूड शेप होगा या नहीं होगा? होगा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहे हैं। उनसे ज़्यादा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर सकता है? तो अदर फैक्टर्स में बात की जाती है यूटिलिटेरियन नीड के बारे में, बात की जाती है रोल ऑफ वंस इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट के बारे में, बात की जाती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, और बात की जाती है रोल ऑफ मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट्स के बारे में। और इसके साथ एटीट्यूड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये टॉपिक खत्म हो गया। देखो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इजी टॉपिक है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।